हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल नॉलेज यो पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप इस पॉलिटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और इससे आपका ज्ञानवर्धन भी हो रहा होगा और आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सहायता भी मिल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, The Beruvali case dealt with a boundary dispute between India and which country? बेरुवारी मामला भारत और किस देश के बीच सीमा विवाद से निपटता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। बेरुवारी मामला 1960 का एक विवादित मामला है जो भारतीय संविधान के इतिहास में एक ऐतिहासिक मामला था। ये पूरा मामला बेरुवारी के विवादित क्षेत्र से संबंधित था जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर स्थित था। भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिणी भाग में एक जगह था, उसका नाम था बेरुवाड़ी। ये पूर्वी पाकिस्तान से सटा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है और विवाद यह था कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार बेरुवाड़ी का कोई भी क्षेत्र पाकिस्तान को नहीं देना चाहती थी और पाकिस्तान इस क्षेत्र को लेना चाहता था क्योंकि 1958 के नेहरू नून समझौते में ये स्पष्ट कहा गया था कि बेरुवारी का क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पास ले गए। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार होता है और उन्होंने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और अंततः संसद को 1960 में 9वां संशोधन अधिनियम लाना पड़ा जिसने भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में संशोधन किया। 1958 के नेहरू नून समझौते की शर्तों के तहत बेरुवारी संघ पाकिस्तान को दे दिया गया। तो बेरुवारी मामला भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल NIC इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का पदेन अध्यक्ष है? तो सबसे पहले हम पदेन अध्यक्ष का मतलब समझते हैं। पदेन अध्यक्ष वो व्यक्ति होता है जो किसी अन्य पद पर होने के कारण अध्यक्ष का पद धारण करता है। मतलब ये कि किसी अन्य संगठन या समूह में उनकी स्थिति के कारण उन्हें स्वचालित रूप से अध्यक्ष की भूमिका दी जाती है। जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं या प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो उसी तरह से NIC यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं यानी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। NIC की शुरुआत 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बुलाए गए एक सम्मेलन में हुई थी और इसकी पहली बैठक जून 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रिट ऑफ मैंडेमस इज यूज्ड टू। परमादेश का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो सबसे पहले मैंडेमस का मतलब समझते हैं। तो मैंडेमस एक लैटिन वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस या परमादेश अदालत द्वारा जारी किया गया एक कानूनी आदेश है जो एक सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण या निचली अदालत को एक विशिष्ट कार्य या कर्तव्य करने का आदेश देता है जिसे करने के लिए वे कानूनी रूप से बाध्य हैं। परमादेश द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह वो कार्य करे जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य करने के लिए मजबूर करना। इसके बाकी ऑप्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये क्यू वारंटो रिट के तहत आता है। क्यू वारंटो एक याचिका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत कार्य किया है या कोई निर्णय लिया है। इस रिट का मेन उद्देश्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण करने के योग्य नहीं है, उसका हकदार नहीं है, तो उसे उस पद को धारण करने से रोकना है। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग अ पर्सन बिफोर अ कोर्ट। किसी व्यक्ति को अदालत के सामने लाना। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है यानी हेबियस कॉर्पस रिट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर अ लोअर कोर्ट टू सेंड इट्स रिकॉर्ड टू अ हायर कोर्ट। एक निचली अदालत को अपने रिकॉर्ड उच्च न्यायालय को भेजना। ये रिट ऑफ सर्टिलिटी के अंतर्गत आता है। इसके तहत उच्च अदालत
निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को अपने समक्ष लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statements regarding the fundamental duties is incorrect? मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। ये देश के आदर्शों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं और देश के विकास और बेहतरी में योगदान करने का प्रयास करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, They were added to the Constitution by the 42nd Amendment Act 1976। तो ये स्टेटमेंट सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, They are enforceable by law। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, दे आर इनुमरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट ऑप्शन है, दे एम टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इनका उद्देश्य भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, तो ये ऑप्शन सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज भारत में देश के आदर्शों को बनाए रखने में और उनके विकास और बेहतरी में योगदान करने का प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर है, दे आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The concept of rule of law is derived from which country? कानून के शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। रूल ऑफ लॉ कानून के शासन की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से ली गई है। कानून का शासन देश को सुव्यवस्थित रखने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement regarding the president's emergency powers is correct? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस विदाउट द कैबिनेट्स एडवाइस। तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे विदाउट नहीं, विद द कैबिनेट्स एडवाइस होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तभी प्रोक्लेम कर सकता है जब कैबिनेट की तरफ से रिटन एडवाइस मिले, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ही कैन प्रोक्लेम अ स्टेट इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट। ये ऑप्शन भी गलत है। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट तभी लागू कर सकता है, तभी प्रोक्लेम कर सकता है जब उसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट मिले कि स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी पावर इंक्लूड द पावर टू सस्पेंड एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रेसिडेंट को फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का पावर मिलता है, यानी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है, और ये संविधान के आर्टिकल 359 के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर से रिलेटेड है और ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ही कैन प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ये ऑप्शन गलत है। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी तभी प्रोक्लेम कर सकता है जब कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, द प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी पावर्स इंक्लूड द पावर टू सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो सबसे पहले समझते हैं कि फेडरल सिस्टम यानी संघीय प्रणाली क्या है। तो गवर्नमेंट की दो सिस्टम्स हैं, एक है फेडरल सिस्टम संघीय प्रणाली और दूसरा है नॉन फेडरल सिस्टम जिसे यूनिटरी सिस्टम भी कहते हैं, यानी एकात्मक प्रणाली।
तो यूनिटरी सिस्टम यानी एकात्मक प्रणाली में ये केंद्र सरकार से बनी होती है जिसके पास सारी शक्तियां रखी होती हैं, और संघीय प्रणाली में यानी फेडरल सिस्टम में जो सरकार की शक्तियां हैं वो विभाजित होती हैं। किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी केंद्र सरकार में, और स्थानीय रूप से यानी लोकल गवर्नमेंट के रूप में यानी लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये संघीय प्रणाली की विशेषता है क्योंकि संघीय प्रणाली में जो गवर्नमेंट की पावर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऑप्शन भी सही है। ये भी फेडरल सिस्टम का एक फीचर है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है यानी संविधान ही सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा। ये फेडरल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअल में यूनिटरी गवर्नमेंट का पार्ट है क्योंकि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है ये पावर सेंटर के पास होती है। तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है यानी नॉन फेडरल सिस्टम का फीचर है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। जब कभी भी संवैधानिक विवाद की स्थिति बनती है तो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वही बाइंडिंग यानी बाध्यकारी होता है और वही सर्वमान्य होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज नॉट द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम। तो इसका सही आंसर है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following articles of the Indian Constitution deals with the provisions for a uniform civil code? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब ये है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों या फिर स्त्री हो या पुरुष हों, उन सब के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह हो, तलाक हो, बच्चा गोद लेना हो या संपत्ति में बंटवारे जैसे जो भी विषय हैं वो हर एक नागरिक के लिए सेम होगा यानी हर एक के लिए एक ही कानून होगा। अगर आपको हमारे चैनल नॉलेजियो पर दिखाए गए इस पॉलिटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज के प्लेलिस्ट के वीडियो पर एक्सप्लेन किए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये क्वेश्चंस आपके अन्य दोस्तों या जानने वालों को भी लाभ पहुंचा सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a fundamental duty as enshrined in the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर 42वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भाग 4 में रखा गया था और 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में आया था। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी सुरक्षा करना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य का पार्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है और ये डीपीएसपी का पार्ट है यानी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया इज एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में पंचायती राज की अवधारणा
संविधान के किस भाग में निहित है? तो इसका राइट आंसर है पार्ट 9 भाग 9। भारत में पंचायती राज की अवधारणा संविधान के भाग 9 में निहित है और ये ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 1992 के 73वें संशोधन के अंतर्गत इसे संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन इंडिया आर पास्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ। भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार पारित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368। भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार पारित किए जाते हैं, जो संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करता है। और आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 प्रेसिडेंट को ये पावर देती है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। आर्टिकल 346 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाएगी, यानी आधिकारिक भाषा जो यूज की जाएगी, उसके बारे में डील करता है। और आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित संविधान से उधार ली गई है। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में नियम बताए गए हैं और भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारत में नागरिकों के लिए केवल एक नागरिकता उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान भारत के मूल निवासी के रूप में स्वीकार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस विद इन। भारत का राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे निम्नलिखित समय के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। इसका राइट आंसर है 6 मंथ्स, 6 महीने। राष्ट्रपति एक ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है जो संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। एक गैर सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC आर अपॉइंटेड बाय। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि केंद्र में UPSC के समानांतर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है और इन दोनों UPSC और SPSC की संरचना, उनके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन और इनकी शक्तियां और कार्य से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत आते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी अन्य MCQ क्वेश्चंस को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।